जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक नया जंग का महाज़ जो है वो छिड़ गया है। नया जंग का महाज़ शुरू हो गया है। बेसिकली इसके पीछे 2 लेयर्स हैं। लेयर नंबर 1 कि इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के ऊपर ईरान का हमला करना, कि जब पाकिस्तान 2 तरफ से पाकिस्तान ऑलरेडी जंग का सामना कर रहा है। इसके अंदर एक कश्मीर का मसला है और दूसरा अफ़गानिस्तान का मसला। अफ़गानिस्तान का मसला क्या है वो भी आपको बड़ा क्लियर कट पता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानियों को जब से यहाँ से निकलने का कहा है, तब से अफ़गानिस्तान के जो अवाम है, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होना चाहते हैं। इस तरह पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो मामलात हैं वो भी इतने ठीक नहीं। तो इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान 2 तरफ से ऑलरेडी जंग लड़ रहा है, तो एक मुस्लिम ममालिक ने एक मुस्लिम ममालिक पर हमला किया। और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने कई जगहों पर, कई महाज पर, कई मामलात पर, कई मुश्किलात में ईरान का साथ दिया। यहाँ बात अगर हम दूसरी लेयर की करें तो दुनिया के अंदर एक जंग चल रही है जिसे हम फ़लस्तीन और इसराइल की जंग कहते हैं। बेसिकली इसराइल का ख्वाब है कि एक तो इसराइल के पास ऑलरेडी उसने कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीन के ऊपर और गज़ा के ऊपर वो जंग कर रहा है। और दूसरा जो उसका मिशन है वो ये है कि वो इस जंग को थोड़ा सा इसके स्कोप को थोड़ा सा इंक्रीज़ करे, बढ़ा दे, तो बाकी इलाके भी उसके पास आ जाए, ना सिर्फ फ़लस्तीन के बल्कि उससे मुल्हिका जो सरहदें हैं उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर ले। ये उसका एक बड़ा एम है, एक बड़ी पिक्चर है उसके पास कि वो ये चीज़ें करना चाह रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक जो है मुआशी ताल्लुकात भी मौजूद हैं, जहाँ के ईरान ऑलरेडी आइसोलेशन में है कि बड़े ममालिक ने ईरान के साथ जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद की हुई है, तिजारत बिल्कुल बंद की हुई है। लेकिन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खुफिया तौर पर जो है वो कुछ पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है। इस सारी चीज़ों का अमेरिका को भी पता है और दूसरे ममालिक को भी, बल्कि ये खुलेआम बात है कि ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, उसके अंदर बहुत से मुस्लिम ममालिक भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ईरान का ये कहना है कि हमने इस वजह से पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के उन इलाकों में कि वहाँ तो इसराइली दहशतगर्द मौजूद थे। ये तो एक बड़ी ही अजीब सी बात लगती है जो उनकी तरफ से ये बात कही गई कि पाकिस्तान के अंदर इसराइली दहशतगर्द मौजूद थे, तो हमने इसराइली दहशतगर्दों को निशाना बनाया। दूसरी बात ये है कि उसने ये पैगाम दिया कि भई ईरान जो है वो अगर इसराइल के साथ बड़े ममालिक में मिल जाते हैं, जो कि मिले हुए हैं, बरतानिया है और अमेरिका है, तो ईरान अपने दोस्त ममालिक पर हमला कर सकता है। तो ये याद रखिए कि ईरान उन पर भी हमला कर सकता है। ये ईरान की तरफ से एक बयान दिया गया है कि ये कुछ हो सकता है। पाकिस्तान ने इस हमले का जवाब पहले तो डिप्लोमेटिक तरीके से दिया, फिर पाकिस्तान ने इस हमले का जवाब हमले से दिया। और पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो बयान आया है कि हमने पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करेंगे और इस सरहदों की हिफाजत के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। अब ये बात याद रखिएगा कि जब भी 2 हमसाय ममालिक के दरमियान इस तरह की कशीदगी बढ़ती है तो वो उसको सुलझाना, उसको कम करना बहुत ही मुश्किल है। अब चूँकि दोनों तरफ से ये काम हो चुका है, ईरान ने इसकी शुरुआत की, पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दे दिया, तो अब मेरे ख़्याल से हमें चाहिए कि इसको डिप्लोमेटिक तरीके से हल करें। पाकिस्तान के पास एक डिप्लोमेसी पाकिस्तान की बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आप देखते हैं कि पास में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को एक पेज पे खड़ा कर दिया। ये कितनी बड़ी एक पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। इस तरह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और अमेरिका को एक पेज पे खड़ा कर दिया और उनके दरमियान सुलह करवाई। और जब तालिबान का जो सारा मामला हुआ आप सबको पता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अब जो है वो अपने उस डिप्लोमेटिक वे को यूज़ करे और पाकिस्तान और ईरान, चूँकि जो जवाब पाकिस्तान ने देना था वो दे दिया, ईरान ने जो काम करना था वो कर दिया। अब इस मसले को हल करने के लिए सजेशन ये होनी चाहिए कि दोनों एक पेज पर बैठें और डिप्लोमेटिक तरीके से इस मसले को हल करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ऑलरेडी हमें चाहिए कि तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएँ और फ़लस्तीन का साथ दें। लेकिन अगर हम फ़लस्तीन का साथ कैसे देंगे कि जब 2 मुस्लिम ममालिक ही एक दूसरे के साथ लड़े। तो जब इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो उसके साथ-साथ हमें एक बिगर पिक्चर भी देखना पड़ती है। अगर ईरान कंसिस्टेंसी के साथ इस तरह पाकिस्तान के ऊपर हमला करता रहा तो ये जंग ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो पाकिस्तान को भी अब चाहिए कि वो इसके ऊपर मज़ीद हमले ना करे, बल्कि एक ग्रेटर पिक्चर को देखे। उसकी एक मिसाल मैं आपको ये दूँगा। आपको पता है कि 90s में
اسرائیل نے امریکہ کے ایک بحری جہاز پر بھی حملہ کیا تھا، تو پر بات ہی نہیں ہوئی۔ امریکہ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو اس وقت اسرائیل کی ضرورت تھی۔ تو یہی مثال اگر ہم یہاں فٹ کریں کہ ایران کو چاہیے کہ اب اپنے ان ارادوں سے باز آ جائے، کیونکہ ایران کو آگے پاکستان کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس وجہ سے ایران کو جو ہے وہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب یہ تو تھی ہماری سجیشن۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایران دوبارہ پاکستان پر حملے کرتا ہے اور پھر پاکستان کو ڈپلومیٹک طریقہ ہی رکھنا چاہیے، یا پاکستان کو پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب دینا چاہیے، تو اس سارے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سو وی ول سپورٹ دا پاکستان آرمی اینڈ پاکستان اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم پاکستانی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سرحدوں پر کوئی چاہے مسلمان ممالک بھی ہے وہ حملہ کرتا رہے۔ اس جنگ کا ایک اور نقصان معاشرتی بھی ہے کہ جس سے شیعہ سنی فساد بڑھے گا۔ پہلے تو یہ جو سیکٹرزم ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ کافی کم ہو چکا ہے، لیکن اس کی یہ پیچھے ایک پلان تھا جس کے تحت یہ سارا کام کیا گیا۔ آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ غزہ کی وجہ سے پاکستان کے اندر سارے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، پاکستان کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں، مسالک ہیں، وہ سب ایک ہو کر، یکجا ہو کر، اکٹھے ہو کر فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ اب آگے اگر بڑھتا ہے تو ان میں سے ایک سیکٹر، ایک مسلک جو ہے وہ اپنی الگ رائے اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس انتشار سے بچنے کے لیے پاکستان کو تھوڑا سا ڈپلومیٹک وے میں آنا پڑے گا۔ لیکن اگین میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ایران پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور ڈپلومیٹک طریقے سے اس مسئلے کو حل نہیں کرتا، تو وہ ول سپورٹ پاکستان آرمی، اور کوئی بھی محب وطن، کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ ایران پاکستان پر حملہ کرتا رہے اور پاکستان جو ہے وہ خاموشی سے صرف سنتا رہے۔ چونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس طرح ایران بھی ایک ایٹمی طاقت ہے۔ تو ایٹمی طاقت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب دل چاہیں اس کا بٹن دبا دیں، بلکہ ایٹمی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے طریقوں کو ڈپلومیٹک طریقے سے چلانا ہے یا پھر آپ نے جنگ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایران کے پاس ابھی فیصلہ کرنے کا وقت ہے، وہ فیصلہ کرے کہ وہ اس نے پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک طریقے سے آگے چلنا ہے یا پھر ایران نے اسی طرح دوغلی پالیسی کو اپناتے ہوئے پاکستان کو مزید اپنا دشمن بنانا ہے۔